organized by substratum learners. So students, as you all know कि हम लगातार रिविजन वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स नियर हैं और आप अपने चैप्टर्स को कैसे रिवाइज कर सको इसका मेथड हम आपके लिए लेके आएंगे. सो वन बाय वन हम चैप्टर्स का रिवीजन शुरू करेंगे. आज का ये वीडियो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको डिवोटेड है. तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एंड देन आफ्टर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, व्हाट इज द चैप्टर? द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वन बाय वन हम देख लेते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितने हमारे रिएक्शंस होते हैं कैसे पहचानेंगे दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट. तो सबसे पहला है कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद, यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है सो दैट वुड बी अ कैरेक्टर. टेम्परेचर का एवोल्यूशन हो रहा है दैट वुड बी अ कैरेक्टर. स्टेट चेंज हो रहा है दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. और अगर डिफरेंट चीजें हो रही हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर टोटल, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. ओके. सेकेंड वन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दैट इज द बैलेंसिंग. इट इज बैलेंसिंग. एक केमिकल रिएक्शन दे देगा एंड यू ऑल नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So what does the law of conservation of mass states? It says that the amount or the mass of reactant is equals to the mass of product. तो जितना reactant का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा और दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. सो इक्वल होने का मतलब क्या है कि आप उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए. आफ्टर द बैलेंसिंग comes the third one is the different types of reactions. That is the types of reaction. अब types of reaction में भी हम different types पढ़ेंगे, like combination reaction जहां पे चीजें combine होती हैं, decomposition reaction जहां पे चीजें break होती हैं, displacement reaction जहां पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की जगह लेगा. डिस्प्लेसमेंट में भी 2 तरीके के, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. और लास्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइंड टुगेदर. ये क्या है? ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बस हमें करना क्या है? वी जस्ट हैव टू डू द रिविजन. ओके. सो इस वीडियो का मेन मोटिव है आपका रिविजन कराना ताकि आप अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे सकें जस्ट by seeing this short video. So third is the types of reaction. Reaction के types के बाद आता क्या है? The reaction के जो 2 पोर्शन है, मतलब जो reactions होते हैं उसके 2 types हैं. First is corrosion and second one, the fifth one, the final one जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that is rancidity या rancidity जिसे हम कहते हैं. ठीक है. तो ये मेन 5 टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट है. अब कुछ चीजें और देख लेते हैं. जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम इसको 4 पार्ट में बाइफरकेट कर दें तो कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? सबसे पहला पोर्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन, जहां पे चीजें जुड़ रही हैं, कंबाइन हो रही हैं. दूसरा हो जाएगा डीकॉम्पोजिशन, जहां पे चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं. तीसरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे की जगह दूसरा पहले की जगह. और लास्ट वन इज रिडॉक्स,
दैट इज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ओके, सो आइए चलिए विदाउट वेस्टिंग योर एंड माई टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बार बार बोल रहे, याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ रिविजन हो रहा है, चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें कि गैस बाहर लिबरेट हो रही है, दैट वुड बी नोन एज अ कैरेक्टर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, जिंक को हम रिएक्ट कर दे रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जिंक रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। इसकी जो बात आएंगे हम लोग बैलेंसिंग पे, तो वहां पे हम आपको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। ऑलरेडी आप जानते ही हो, लेकिन रिवीजन फॉर्म में हम उसको देख लेंगे। सो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे वैसे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हो जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जब भी गैस का एवोल्यूशन होता है उसको डिनोट करते हैं, उसको शो करते हैं अपवर्ड एरो से। ओके, अपवर्ड एरो का मतलब दैट रिएक्शन में गैस का लिबरेशन हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, दैट प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग। नाउ गैस इज लाइटर इन वेट, तो वो ऊपर की तरफ इवॉल्व हो जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, बट सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स आर हेवियर इन वेट, तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कि अब व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, सो प्रेसिपिटेट इज अ सेमी सॉलिड कर्ड लाइक सब्सटेंस जो कि टेस्ट ट्यूब के बेस पे, टेस्ट ट्यूब के नीचे कलेक्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, दैट इज KI, इसको रिएक्ट कर रहे हैं लेड नाइट्रेट से, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। होगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वुड बी लेड नाइट्रेट, दैट इज KNO3, और KNO3 के साथ बनेगा PbI2। ओके, लेड आयोडाइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से देख लेते हैं कि ये इधर K 1 है, ये K भी हो जाएगा, I 1 है, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ आप 2 रख दोगे, यहाँ भी 2 रख दोगे। यस, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लास 9 तक में उतनी नहीं थी, लेकिन 10th से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 10th ऑनवर्ड्स हमेशा, अब जब तक आप केमिस्ट्री आपके लाइफ में है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, तब तक आपको बैलेंसिंग समझना है, बैलेंसिंग पढ़ना है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं बैलेंसिंग क्या है, वैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हम जल्दी से एक रिवीजन फॉर्म में बैलेंसिंग को भी समझ लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि किस तरीके से यहाँ पे लेड NO3 1 था, यहाँ NO3 2 है, या यहाँ पे I2 2 है, यहाँ पे 1 था, किस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से आयन फॉर्मेशन के उस वीडियो पे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना, दैट इज व्हाट, दैट इज दिस वन, लेड आयोडाइड PbI2, ये डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ रहा है। नाउ नीचे की तरफ से भी प्रेसिपिटेट बना रहा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ रहा है, सो दिस इज हैविंग अ येलो कलर, येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें होता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। अभी तक हमने 2 कैरेक्टर्स देखे, कौन कौन से, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत जल्दी जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। थर्ड में चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मतलब का मतलब है दैट इनिशियली रिएक्टेंट कंडीशन में कलर कुछ और था,
प्रोडक्ट कंडीशन में आके कलर कुछ और हो जाए तब क्या करेंगे, तो उसमें CH3COOH, इट इज व्हाट, इट इज एसिटिक एसिड। और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। ओके, सो पोटेशियम परमैंगनेट विच इज पर्पल इन कलर, उसमें अगर हम किसी भी एसिड को ऐड करते हैं लाइक CH3COOH, देन होगा क्या, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी कलरलेस इन नेचर। क्या होगा, कलरलेस इन नेचर। वेरी गुड। ओके, सो पर्पल कलर जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कलरलेस। ठीक है, तो ये थर्ड कैरेक्टर था। आते हैं फोर्थ कैरेक्टर पे, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं, या टेम्परेचर हीट निकल रही है, हीट ऐड हो रही है, तब उस अकॉर्डिंग हम दो फॉर्म में किसी भी तरीके के रिएक्शन को बाइफिकेट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो बाहर, थर्मिक का मतलब है हीट, यानी कि किसी रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कौन सा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप जानते हो हीट बाहर की तरफ निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। जब हीट इवॉल्व होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर या जिस जहां में भी रिएक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर लोअर डाउन होगा। एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब हीट। नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, यानी कि आपको हीट देनी पड़े। हीट कहां देनी पड़ती है? एक बेसिक सा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस में आप हीट प्रोवाइड करते हो, रेस्पिरेशन में हीट निकलती है। सो endothermic reaction means the reaction in which you have to provide heat into a particular reaction. So इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो दैट क्लोरोफिल, ऑक्सीजन और वाटर के साथ साथ आपको प्रोवाइड क्या करना पड़ता है? यू हैव टू प्रोवाइड सनलाइट। तो सनलाइट में हीट होती है, उससे जो वाटर है वो फोटोलिसिस होता है, स्प्लिटिंग होती है और आगे का रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये दो टाइप के रिएक्शन हो गए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, on the basis of the characteristics of that is the change in temperature. तो ये हो गए चार। फिफ्थ वन इज दिस which is change in state. Change in state का मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में या वाइस वर्सा। बैक आ जाए, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इज दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, एंड गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज नोन एज डिपोजिशन। और अगर हम इनवर्स पाथ में इसको ले जाए, सो सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, एंड लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सो इनमें से कोई भी चीज हो देन दैट वुड बी चेंज इन स्टेट। सो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को आपको पहचानना है, आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है, ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं, इन 5 कैरेक्टर्स में से मिनिमम अगर एक भी कैरेक्टर उसमें होगा, एक भी चीज उसमें होगी, दैट मीन्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जल्दी से इन 5 पॉइंट को कर लीजिए रिवाइज, फिर आगे हम बढ़ते हैं बैलेंसिंग पे, कुछ उसके बेसिक रूल समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स लेके हम हैं और इन 5 एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बट एक रिविजन का फॉर्म है, तो ये 5 एग्जाम्पल काफी हैं आपके रिविजन के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है H2 plus O2, that is hydrogen plus oxygen gives water, that is H2O. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ कितना है? हियर इट इज ओनली 1। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन की क्या है? डेफिशिएंसी है। तो जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उसके उसी साइड बेसिकली हम क्या करते हैं? नंबर्स को ऐड कर देते हैं, नंबर्स को प्लेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ हम रख देंगे 2 ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया आपका, यानी कि ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन आप देख रहे हो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन
4 हो जा रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, तो ये यहाँ पे हम रख देंगे एक और 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4। अब एक बार फाइनली देख लेते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ है 2, तो ये 2 2 जा 4, इधर भी है 2, तो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो ये भी हो गया 2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमने कर लिया बैलेंस। डिटेल में मेथड हमने आपको बताया है कि कैसे आप इधर रिएक्शन लिख के इधर प्रोडक्ट लिख के और पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले पे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। नाउ नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर 1 है, तो सबसे बड़ा भाई यही प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ 2 रख के देखते हैं पहले। तो यहाँ हमने जब 2 रखा तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गया और इधर भी दोनों रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड 2 हो गया। लेकिन बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन और इसको अगर लिखना होगा तो यहाँ पे इस तरीके से हम कंप्लीटली उसको पूरा करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 3 2 जा 6, और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बात करें अगर रिएक्शन नंबर 3 की, तो रिएक्शन नंबर 3 में इधर है आयरन जो कि 1 है और इधर है आयरन जो कि 3 है। तो सबसे पहले यहाँ 3 लगा के देखते हैं ताकि ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो ये 3 ये भी 3, चलो ये बैलेंस हो गया। बात करें वाटर की, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, नो इश्यूज। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन हो जाए 4। अब देखो 4 2 जा 8 हो गया ये, ठीक है, तो ये 8 हो गया, तो हम यहाँ पे भी 4 लगा देंगे ताकि ये हो जाए 4 2 जा 8। अब एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। आयरन 3 इधर, आयरन 3 इधर, आयरन बैलेंस। ऑक्सीजन 4 यहाँ कुछ नहीं था तो 1, 4 1 जा 4 इधर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 ऑलरेडी मेंशन है। बात करें हाइड्रोजन की, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। इस तरीके से ये तीनों रिएक्शन में बैलेंस। बचे हैं 2, इनको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। BA और इधर सॉरी ये रिएक्शन थोड़ा सा गलत है, इस रिएक्शन को हम सही कर लेते हैं। यस, सो B यहाँ पे बन गया है N, सॉरी आई होप सो कि ये शायद 2 रिएक्शन मिक्स हो गए हैं, तो इनको हम फिर से देख लेते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4, तो ये बनेंगे क्या, ये यहाँ पे बन जाएंगे BaSO4, ओके, BaSO4 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या है, Ba 1 है, इधर भी Ba 1 है, नो प्रॉब्लम विद बेरिलियम। क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ जैसे हमने 2 लगाया वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया। ओके, तो बैलेंस हो गया। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट ऑलरेडी यहाँ 4 है, यहाँ पे भी SO4 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सिर्फ एक सिंगल डिजिट लगाने से, सिंगल 2 लगा देने से हमने इस पूरे रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। आइए बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। तो Na और Na रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो यहाँ पे हम पहले 2 लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 2 लगाया तो Na2 हो गया, लेकिन अभी भी आप देखो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 4। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ आगे 2 लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अब सोडियम डिस्टर्ब हो गया, तो सोडियम को पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 लगा देंगे। सो 4Na प्लस O2 गिव्स व्हाट, इट गिव्स 2Na2O। ओके, तो इस तरीके से हमारे 5 बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। बैलेंसिंग के बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के तरफ। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 टाइप के रिएक्शन हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसा कि आप नाम से खुद ही समझ रहे हो, किसी चीज का फॉर्मेशन होना, किसी चीज का बनना। ओके,
सो कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें लाइक A प्लस B गिव्स AB, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है या एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, मिलकर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, बट द रिजल्ट, द प्रोडक्ट शुड बी ओनली एंड ओनली वन। तब उस तरीके को, बाकी हीट इन्वॉल्व हो सकता है, हीट लिबरेट हो सकता है, बट और कोई मेजर प्रोडक्ट का लिबरेशन नहीं होना चाहिए, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग जो बैलेंसिंग कर रहे थे, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिया, बन गया अमोनिया। ओके, इन सब में बैलेंसिंग प्लेज अ मेजर रोल। इसको गांठ बांध लीजिए कि कहीं पे भी अब आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें अगर रिएक्शन इन्वॉल्व है, देन बैलेंसिंग वुड बी डेफिनेटली इन्वॉल्व देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे किसी चीज का ब्रेकेज होगा, कोई टूटेगा। कैसे टूटेगा? लाइक AB is a compound, it is getting broken down into A plus B. Now, okay, अब ये A plus B में कैसे टूट सकता है? There are three chances. The first one, because of electricity, that is known as electro डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयंस में ब्रेकेज हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द थर्ड वन इज बिकॉज ऑफ हीट। सो अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, हीट करने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो, देन इट ब्रेक्स डाउन into CaO and carbon dioxide. CaCO3 is getting broken down into CaO and carbon dioxide. तो वो किसकी वजह से हो रहा है? Because of heat. Heat के अलावा एक और है, that is sunlight. Heat वाले को क्या बोलेंगे? Thermal decomposition reaction. और sunlight की वजह से हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी लाइट की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, लाइट की वजह से ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं। तो कहीं भी किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट मींस सिंगल कंपाउंड इज ब्रेकिंग डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट्स और ब्रेकिंग डाउन इनटू वन कंपाउंड एंड एलिमेंट, देन दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट। नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड वन, इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक को हटा के दूसरे को ऐड करना। नाउ इस एक्सचेंज मेथड में, यानी कि ये चीज दे के दूसरी चीज वापस लेना, बहुत सारे मॉल्स में होता है ना, एक्सचेंज ऑफर चल रहा होता है कि पुरानी व्हीकल लाइए, नई व्हीकल ले जाइए विद जस्ट स्पेंडिंग फ्यू मनी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देयर कैन बी टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए, AB इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड, इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ? C के साथ। ठीक है, नाउ अगर C, ध्यान से समझना, अगर C मेटल है तो वो मेटल को रिमूव करेगा, अगर C नॉन मेटल है तो वो नॉन मेटल को रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C को हमने कंसिडर कर लिया मेटल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट वुड बी Cb प्लस A। दैट मीन्स मेटल रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो आपका एलिमेंट में मेटल था वो B के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहां पे भी क्राइटेरिया क्या है? इट शुड फॉलो द रिएक्टिविटी सीरीज। ऑलरेडी हमने आपको एक ट्रिक की हेल्प से बताया था दैट हाउ टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, सो उसका यूज करके जो मेटल्स ऊपर की तरफ हैं वो नीचे के मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट जो मेटल्स ऑलरेडी नीचे की तरफ हैं वो ऊपर के मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो ये बात थी मेटल्स के बारे में। लेकिन इन केस अगर नॉन मेटल हो, C इज अ नॉन मेटल, तो उस समय क्या होगा? वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? AC प्लस B। ओके, B को हटा के C यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर जो आपका रिएक्शन है
वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब यहां पे आप देख रहे हो ना, कंपाउंड इज गेटिंग रिएक्टेड विद अ एलिमेंट, बट इफ व्हाट विल हैपन इफ अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड, तो वहां पे AB प्लस CD, ठीक है, एक स्प्लिटिंग, लेट मी चेंज द कलर, एक स्प्लिटिंग यहां से, एक स्प्लिटिंग यहां से। आप जानते हो किसी कंपाउंड में पहले मेटल होता है, बाद में नॉन मेटल होता है, ठीक है, यानी कि पहले पॉजिटिव आयन, बाद में नेगेटिव आयन। तो ए चला CD, इट शुड बी D, सो ए कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, D के साथ, बिकॉज मेटल नॉन मेटल के साथ ही कंबाइन हो सकता है, मेटल के साथ तो कंबाइन हो नहीं सकता। देन द रिजल्ट वुड बी AB, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। अब C और B के कॉम्बिनेशन से बनना है, तो C और B के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मेटल लिखना है, तो मेटल हम पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। ओके, सो दिस वुड बी C एंड B। तो पहले एक कंपाउंड बनेगा, बाद में दूसरा कंपाउंड बनेगा। इन सब में भी हम इन्वॉल्वमेंट जरूर करेंगे, ध्यान जरूर देंगे किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का। इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रिएक्टिंग सोडियम विथ कॉपर सल्फेट, ओके, तो सोडियम महाराज रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर, कॉपर हाइड्रोजन से एक प्लेस नीचे। ओके, सो अब क्या होगा, क्योंकि सोडियम मेटल है तो वो मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता, तो बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस कॉपर। इसको बैलेंस जरूर करना है, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, लाइक अगर किसी NaCl है, NaCl को हमें ब्रोमीन गैस से करना हो रिएक्ट, ब्रोमीन इज नॉन मेटल, इसके साथ रिएक्ट करना हो, तो बनेगा क्या, NaBr प्लस Cl2, बैलेंस जरूर कर लेना, यस, ओके, सो इट इज बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट कर रहे हैं आयरन क्लोराइड से, कॉपर सल्फेट इज गेटिंग रिएक्टेड विद आयरन क्लोराइड, तो आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, कॉपर को रिप्लेस करके और बन क्या जाएगा, Fe2SO4। ओके, यहाँ क्लोरीन से ये रिमूव हो गया, तो बचा क्या, CuCl2। इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल्स का भी देख लिया, नॉन मेटल्स का भी देख लिया, और फाइनली हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया। स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत अच्छा दो एग्जांपल है, जिसमें से एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एक आप फ्यूचर में पढ़ोगे, बहुत जल्दी हम उसके भी वीडियो अपलोड करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में है एस्टरिफिकेशन, जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर और वाटर बनता है। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो उन चीजों को भी हम देख सकते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये किसका है, दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, एंड दिस वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थी बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ वन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, दैट रिडॉक्स में दो चीजें हैं, RED दैट इज रिडक्शन, OX दैट इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में सबसे पहले मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, रिडक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो, तब उस कंडीशन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन, OX यानी कि ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, then that type of reaction is known as oxidation reaction. इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी होता है,
तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो देन दैट इज ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो देन दैट इज रिडक्शन। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉपर, अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कर दें जिंक के साथ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हम जिंक के साथ रिएक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। आप देख रहे हो, अगर इस पोर्शन की बात हम करें, ओके, पहले क्या था, फर्स्टली इट वाज कॉपर ऑक्साइड, बाद में क्या हो गया, कॉपर Cu, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के और इसको ऐसे रिमूव कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, तो दिस इज नोन एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। और इसमें आप देखोगे Zn है, Zn is getting converted into ZnO, so this is oxidation, addition of oxygen. Now जो ऑक्सीडेशन करवाए दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सो कॉपर ऑक्साइड वुड बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में बिकॉज ऑफ जिंक, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, सो जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट, copper oxide is the oxidizing agent whereas zinc is the reducing agent। ठीक है स्टूडेंट्स, तो this was all about the types of reaction। आइए आगे बढ़ते हैं अब कहाँ पे, करोजन और एसिडिटी की तरफ। ये दोनों डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं इसी ऑक्सीडेशन। तो आइए बात करते हैं करोजन के बारे में। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि करोजन का मैंने पूरा चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, दैट मीन्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट करोजन इज प्रेजेंट हियर। शुरू करते हैं सबसे पहले करोजन से। करोजन मीन्स स्लो ईटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, किसी भी मेटल की धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे ईटिंग अप होनी शुरू हो जाए, देन दैट इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज करोजन। करोजन के बाद बात करते हैं रस्टिंग की। So rusting is a special type of corrosion which is applicable only and only for iron, यानी कि लोहे की चीजों में, आयरन की चीजों में अगर जंग लग जाए, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जंग लगना, रस्टिंग को बोलते हैं, जंग लग जाए बिकॉज ऑफ टू की थिंग्स, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर व्हाट, वाटर। ऑक्सीजन एंड वाटर यानी कि मॉइस्चर की वजह से अगर आयरन में जंग लग जाए, रस्टिंग हो जाए, देन दैट प्रोसेस, मतलब आयरन डिस्ट्रक्ट हो जाए, आयरन खराब हो जाए, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज रस्टिंग। नाउ रिएक्शंस कैसे होगा, आयरन दैट इज 2 molecules 3/2 ऑक्सीजन रिएक्ट करोगे x molecules ऑफ वाटर के साथ। तो x molecule मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स टोटली अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग। तो रिएक्शन क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड इज ऑल्सो नोन एज रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ रस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे, तो प्रोटेक्ट करने के यहाँ पे हैं 5 मेथड। ठीक है, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वन, अप्लाई कर दो ऑयल या ग्रीस। ठीक है, ऑयल या ग्रीस होने की वजह से वाटर कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब वो वाटर कांटेक्ट में नहीं आएगा देन इजीली आप प्रिवेंट कर सकते हो रस्टिंग। नेक्स्ट वन इज पेंट, पेंट लगा दो उसके ऊपर, पेंट लगाने में भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, सो रस्टिंग वोंट टेक प्लेस। थर्ड वन इज अलॉइंग, बहुत सारे अलॉय सुने होंगे, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, ड्यूराल्यूमिनियम, तो उन सब का प्रिपरेशन करके विद डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल्स आप प्रिपेयर कर सकते हो अलॉय। व्हाट इज अलॉय, अलॉय इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals, जिसको हम करते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। अलॉय के बाद आता है टिनिंग। टिनिंग का मतलब है किसी मेटल के ऊपर टिन की कोटिंग चढ़ा देना।
टिन की कोटिंग चढ़ा देंगे तो डायरेक्ट मॉइस्चर और डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब डायरेक्ट एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा देन इट कैन इजीली बी प्रोटेक्टेड। द लास्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे टिन की कोटिंग करते हैं टिनिंग में, वैसे गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर। ओके, तो ये पूरा चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो 1 by 1 ये पांचों पॉइंट्स को हमने किया डिस्कस। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज रैनिसिडिटी। आइए उसको भी जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रैनिसिडिटी? रैनिसिडिटी का बेसिकली मतलब है कि जब आपकी जो फूड आइटम्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स लाइक एनीथिंग व्हिच यू ईट बेसिकली व्हिच कंटेन्स फैट एंड ऑयल, उसका जब धीरे धीरे डिग्रेडेशन शुरू हो जाए, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन सच प्रोसेस इज नोन एज रैनिसिडिटी। नाउ चिप्स के पैकेट्स हैं आपके, उसमें चिप्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या पिकल अगर उसमें इतना लार्ज अमाउंट में हम ऑयल ना डालें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या कोई भी चीज एडिबल, बटर, चीज, कोई भी सब्सटेंस जब टाइम के साथ ऑक्सीडेशन कर ले, एंड स्पेशली दो सब्सटेंस विच कंटेन फैट एंड ऑयल। तो अगर सबसे अच्छी बात करें तो हम किसी भी तरह का ऑयल, घी, बटर और चीज, इन चारों से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है उनमें अगर करोजन होने लगे, उनमें अगर डिग्रेडेशन होने लगे, then that method is known as rancidity। और इसकी वजह से जो सब्सटेंस है आपका उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें से फाउल स्मेल आती है, एंड इट इज नॉट सुटेबल एंड फिट फॉर ईटिंग नाउ। कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है? रेफ्रिजरेटर्स में रख के, ताकि टेम्परेचर कम रहे और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट उस पर ना हो सके, या फिर पैकेट से तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वहां पे नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, या फिर उसमें लार्ज अमाउंट में ऑयल और सॉल्ट डाल के ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। एंड द लास्ट वन इज बाय द मेथड ऑफ कैनिंग। एयर के एब्सेंस में उस फूड को रख दें, कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स मिला के, ताकि आपका फूड खराब ना हो। बट प्रिजर्वेटिव्स आर वेरी मच हार्मफुल टू अस एंड वी ऑल डोंट रियलाइज दे आर ऑल्सो कैंसरस इन नेचर। सी, आजकल के टाइम में कैंसर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। इट इज वेरी मच कॉमन, बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर हो गया या कैंसर से उसकी डेथ हो गई। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है दैट हमारे बॉडी में कैंसर के जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोऑन्कोजेंस। ड्यू टू समथिंग, बॉडी में कुछ चेंजेस होने की वजह से, फूड हैबिट्स की वजह से, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की वजह से, किसी भी रीजन से हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि जो पर्सन ड्रिंक स्मोक कर रहा हो उसको ये बीमारी हो, और ये भी कोई कहीं लिखा नहीं है कि जिस पर्सन ने कभी टच भी नहीं किया है ड्रिंक्स को, स्मोकिंग को, उसको ये बीमारी नहीं होगी। तो किसी को भी हो सकता है। सो ये सारे सब्सटेंस, क्योंकि हम प्रिजर्वेटिव इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे इन प्रोटोऑन्कोजेंस को एक्टिवेट करके ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। सो अपने आप को हम जितना सेफ रख सके और जितना अडल्ट्रेशन से दूर रह सके वो ज्यादा बेटर है। सो प्लीज ऑलवेज ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी and continue watching our videos. So thank you students for all today. इस चैप्टर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो प्लीज उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एंड इसी तरीके से क्लास 10th का जो 2nd and 3rd चैप्टर है उसका भी रिविजन हम बहुत ही जल्दी इस चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। So thank you everyone for today. I'm ending the lecture now. Meet you all in the next class with a new video. Thank you everyone.